नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक संत, राष्ट्रपिता के लाइफ स्केच जीवन वृत्त का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन का अध्ययन करने से पूर्व हम उनके द्वारा कहे गए कुछ वाक्यों से अपनी बात शुरू करेंगे, जिसका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है। शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं होता। मुझ में विनोद वृत्ति न होती तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता। सच्चा व्यक्तित्व अकेले ही सत्य तक पहुंच सकता है। वक्ता के विकास और चरित्र की वास्तविक प्रतिबिंब भाषा है। व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार के ही नहीं वरन संघों, समुदायों और राष्ट्रों के व्यवहार के सिद्धांत बनाना चाहिए। गांधी जी की कोटेशन, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। स्वयं गांधी जी ने एक बार पोलक से कहा था, मैंने राजनीति का चोंगा पहन रखा है किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। 1929 में उन्होंने अरुंडेल को लिखा था कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं धर्म की ओर है। तो यह थे महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण वाक्य, जो वास्तव में हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह आध्यात्मिक पुरुष महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में एक आध्यात्मिक संत थे, जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। लेकिन गांधी जी की धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं वरन लौकिक थी। वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। गांधी जी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण गांधी जी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा, और उन परिस्थितियों से बाध्य होकर इस आध्यात्मिक संत ने न केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया वरन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता का अत्यंत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब कुछ करने पर भी महात्मा गांधी अपने मूल रूप में आध्यात्मिक संत बने रहे, और उन्होंने आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विविध राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। इसलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों एवं राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते थे। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं।
राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नैतिकता के जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीति में समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी का समस्त दर्शन राजनीति तथा समाज के प्रति उनका आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण ही है। यह थे महात्मा गांधी के जीवन परिचय को समझने से पूर्व हमने उनके जीवन भर किए गए कार्यों की एक रूपरेखा को समझा। अब हम देखेंगे कि उनका जीवन परिचय कैसा है। महात्मा गांधी दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था उसे वह व्यवहारिक जीवन में उतारते थे और स्वयं अनुभव कर लेने के बाद ही उसे वे दूसरों के सामने प्रस्तुत करते थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वदा अयोग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ अभ्यास में लाने की योग्यता रखता हूँ। ऐसी स्थिति में उनके दर्शन का भली भांति अध्ययन उनके जीवन परिचय की पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे। पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी जिनका नाम था पुतलीबाई। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। सन 1891 में इंग्लैंड से लौटे और भारत में अपनी वकालत करनी शुरू कर दी। काठियावाड़ और बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के काले गोरे के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उन्हें तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। ये याद रखने वाली बात है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया।
प्रवेश किया 1914 में। इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से शुरू किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जिम्मेदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने के लिए बाध्य किया। इसके एक वर्ष बाद खेड़ा जिले के आंदोलन को बल प्रदान किया। कर नया दो आंदोलन। खेड़ा जिले का जो आंदोलन था वो था नो टैक्सेशन, और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस समय गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे। कैसे थे? जो अंग्रेजों के राजभक्त थे। लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट 1918 के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इस समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी जी ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा। उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागृत करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी की एक वर्ष में स्वराज्य की कल्पना चरितार्थ होने लगी। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ साथ इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जबकि वह चरमोत्कर्ष पर था, स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दी गई, परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। कोपलैंड के शब्दों में इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे भी फिर शुरू हो गए। गांधी जी इन दंगों से बहुत ज़्यादा दुखी हुए। 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा।
इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी की ये कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास थे, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को इस कार्य में सफलता नहीं मिली। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहे। गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे, किंतु ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाने पर बल दिया। उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलित उद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत अधिक बढ़ गए। अंत में सांप्रदायिकता की इस अग्नि ने उनकी आहुति को लिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के एक हिंदू कट्टरपंथी युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हार्ड मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। गांधी जी की मृत्यु पर डॉक्टर स्टैनले जॉन्स ने लिखा कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा और अधिक बलशाली हो गए। बापू की मृत्यु की सूचना देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें गांधी जी हमारा अंग्रेज कहकर पुकारते थे, ने सच ही कहा था, हमारे जीवन की रोशनी चली गई। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन वृत्त को, लाइफ स्केच को समझने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को समझने में, उनके जीवन परिचय को समझकर
काफ़ी सहायता मिलेगी। आप सभी का वीडियो व्याख्यान देखने के लिए धन्यवाद।